जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं आया हूं रवि प्रताप सिंह एक बार फिर आपके सामने संसार के भूगोल की क्लास लेकर। और मेरे दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों, देखिए, पवन के कार्य तथा पवन द्वारा निर्मित स्थल आकृतियां यह भूपटल पर बनाई जाती हैं। पवन यानी हवा, विंड। ठीक है मेरे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब सही होंगे और मैं भी स्वस्थ हूं, मैं भी ठीक हूं। तो मैं आया हूं आपके सामने संसार के भूगोल की क्लास लेकर मेरे दोस्तों। और इस क्लास को शुरुआत करने से पहले मैं कुछ मोटिवेशनल लाइन बोलना चाहता हूं, वो सुन लीजिए मेरे दोस्तों। क्या है, देखिए मेरे दोस्तों, सक्सेस यानी कामयाबी। मेरे दोस्तों सक्सेस की एक विशेषता है कि ये जो मेहनत करने वालों पर मेरे दोस्तों फिदा हो जाती है। ठीक है, अब मेरे दोस्तों कुछ और लाइनें हो जाए मोटिवेशनल। देखिए, जिंदगी खेलती उसके साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। जिंदगी खेलती उसके साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं, हौसले सबके अलग अलग हैं मेरे दोस्तों। दर्द सबके एक से हैं, हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है मेरे दोस्तों, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है मेरे दोस्तों। तो आइए अब पढ़ते हैं मेरे दोस्तों विंड। ठीक है, पवन द्वारा निर्मित स्थल आकृतियां। ठीक है मेरे दोस्तों, इससे पहले हम पढ़ चुके हैं हिमानी द्वारा निर्मित स्थल आकृतियां मेरे दोस्तों, समुद्र जल द्वारा निर्मित आकृतियां मेरे दोस्तों, ये भी पढ़ चुके हैं हम इससे पहली वाली क्लासों में। और इससे पहली वाली क्लासों में हम पढ़ चुके हैं मेरे दोस्तों जो हमारा भूमिगत जल है मेरे दोस्तों, अंडरग्राउंड वाटर है, उसके द्वारा निर्मित आकृतियां मेरे दोस्तों। और उससे पहले हम पढ़ चुके हैं मेरे दोस्तों नदियों द्वारा निर्मित स्थल आकृतियां। ये सब हम पढ़ चुके हैं और आज हम पढ़ने वाले मेरे दोस्तों पवन द्वारा निर्मित आकृतियां। सबसे पहली बात मैं बता दूं, एक नंबर में यही प्रश्न आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो संरचना है मेरे दोस्तों वो पवन द्वारा निर्मित होती है। तो ये याद कर लीजिए, ये जितनी भी संरचनाएं चाहे अपर्दनात्मक बनी हो चाहे निक्षेपात्मक बनी हो मेरे दोस्तों, ये सारी संरचनाएं याद कर लीजिए, ये पवन द्वारा बनती हैं मेरे दोस्तों। तो देखिए, पवन की अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, हवाओं की बात करें तो दो तरीके से संरचनाएं बनाती है। एक तो हवा कटान कर कर बनाती है, काट कर जब वो चलती है मेरे दोस्तों, और दूसरी बनाती है निक्षेपात्मक, मतलब काटा हुआ जो मटेरियल है मेरे दोस्तों, अवसाद है, वो ले जाकर कहीं से उठाकर कहीं डाल देती है। तो उस प्रकार जो बनती है मेरे दोस्तों, डालने से जो संरचना बनती है उनको हम निक्षेपात्मक संरचना बोलते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करें मेरे दोस्तों तो ये घटनाएं घटित कहाँ होती हैं। देखिए मेरे दोस्तों, ये घटनाएं शुष्क प्रदेशों में होती हैं या अर्ध शुष्क प्रदेशों में होती हैं, क्योंकि वहां पर बारिश तो होती नहीं मेरे दोस्तों। जब बरसात नहीं होती है तो वहां पर मेरे दोस्तों क्या होती है, ना ही पेड़ पौधे होते हैं। तो जो वहां पर मेरी दोस्तों चट्टानें होती हैं, उनके कण जो होते हैं ढीली अवस्था में होते हैं। और जब वहां पर तेज हवाएं चलती हैं मेरे दोस्तों, वायु दाब कम होता है, जब हवाएं तेज चलती हैं तो मेरे दोस्तों क्या होता है, वो जो कण है मेरे दोस्तों वो टूटना शुरू हो जाते हैं हवा के कारण, और फिर इस तरीके से घर्षण होता है और घर्षण के बाद ये संरचनाएं बनती हैं। अगर मेरे दोस्तों बात करूं मैं अपर्दनात्मक संरचना में कौन कौन सी हैं, तो इनको एक बार हम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक चीज को हम डिटेल में समझेंगे कि कैसे कौन सी रचना बनती है। देखिए मेरे दोस्तों, अपर्दनात्मक में अगर बात करें तो बातगर्त या अफवाह बेसिन, इसको हम ब्लो आउट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा है मशरूम चट्टान कह लीजिए, छत्रक शैल कह लीजिए, गारा कह दीजिए या कुकरमुत्ता चट्टान कह दीजिए, बात एक ही है। तो इसको हम बोलते हैं मशरूम रॉक या गारा। ठीक है, और तीसरी रचना है मेरे दोस्तों ज्यूगेन। ठीक है, और चौथी रचना है यारडांग। ठीक है, जो हम अपर्दनात्मक में पढ़ रहे हैं, जिससे चट्टान केवल काट के बना रही है इनको। ठीक है, यारडांग है। गुम्बदा का टीला या इंसेलबर्ग, ड्राइकांटर। ठीक है, ड्राइकांटर और जालीदार शिला या स्टोन लैटिस। ठीक, तो ये तो हो गई मेरे दोस्तों कौन सी रचना हो गई, अपर्दनात्मक हो गई। अब हम पढ़ते हैं निक्षेपात्मक में कौन कौन सी रचनाएं हैं। देखिए, बालू का स्तूप हो गया पहला, सैंड डम्स, बरखान हो गया मेरे दोस्तों, लोएस मैदान हो गया तीसरा, पेडिमेंट हो गया, वाल्सन हो गया, प्लाया हो गया, बजादा या बहादा हो गया। ठीक है, बजादा या बहादा। तो मेरे दोस्तों ये रचनाएं हो गई किसके द्वारा, पवन द्वारा निर्मित संरचनाएं हो गई। ठीक, अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम अपर्दनात्मक संरचनाओं को पढ़ेंगे कैसे कैसे बनती हैं। सबसे पहले बात आता है मेरे दोस्तों बातगर्त। ठीक है, बातगर्त क्या होते हैं आइए समझ लेते हैं। मान लीजिए ये चट्टान है मेरे दोस्तों,
ठीक है, मरुस्थली भाग भी हो सकता है, शुष्क भाग भी हो सकते हैं जहां पर शुष्क जलवायु पाई जाती हो या अर्ध शुष्क। और ये घटनाएं मेरे दोस्तों ऐसी जगह होती हैं जहां आसपास मरुस्थल होते हैं। ठीक, तो चट्टान कैसी है मेरे दोस्तों, कठोर है, लेकिन बीच में कहीं जो है चट्टान मेरे दोस्तों कमजोर है या कोमल है। अब हवाएं जब चलेंगी मेरे दोस्तों तो उस चट्टान को अपर्दन करना शुरू कर देंगी जहां पर कमजोर है, और वहां पर गर्त बनना शुरू हो जाएगा मेरे दोस्तों, घाटी सी बनना शुरू हो जाएगी। जैसे यहां मैंने दिखा रखी है, ये घाटी सी बननी शुरू हो गई है। इसी को मेरे दोस्तों बात गर्त या अपवाह बेसिन बोलते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, और इसमें पानी भर जाता है मेरे दोस्तों। अगर ठीक है मेरे दोस्तों कभी बरसात हो जाए, पानी भर जाए, तो फिर यहाँ पर क्या होता है मेरे दोस्तों, साल्ट वगैरह भी इकट्ठा हो जाते हैं कभी कभी, और साल्ट से बन जाती है, ठीक है, नमक वगैरह, नमकीन चीजें, ठीक है, लवण वगैरह सब इकट्ठे हो जाते हैं और एक झील सी बन जाती है। ठीक है, झील भी बन जाती है इन्हीं बात करता हूं मैं, जैसे ग्रेट साल्ट लेक है मेरे दोस्तों यूएसए की। ठीक है, बहुत फेमस है। अब हम बात करते हैं मशरूम चट्टान कैसे बनती है। देखिए मेरे दोस्तों, इसमें होता क्या है, वायु जब चल रही है तो ऊपर जो है मेरे दोस्तों ये कठोर चट्टान है। ये कैसी चट्टान है मेरे दोस्तों, कठोर चट्टान है। और नीचे कैसी है मेरे दोस्तों, कोमल चट्टान है। ठीक है, कमजोर चट्टान है। अब जब वायु चलना शुरू होगी मेरे दोस्तों तो कठोर चट्टान को तो नहीं काट पाएगी, ठीक है, लेकिन नीचे की जो कोमल चट्टान है उसको काटना शुरू कर देगी। और तुम जानते हो जब हवाएं चलती हैं मेरे दोस्तों तो वो चारों तरफ को घूम जाती हैं ऐसी जगह पर जहां पर मेरे दोस्तों क्या है, कभी इधर घूमेंगी कभी इधर घूमेंगी, ठीक है, और कभी सीधे जाएंगी। और इस तरीके से जो नीचे की रचना है मेरे दोस्तों वो एक डंठल की तरह हो जाती है, डंडे की तरह हो जाती है, और ऊपर एक छाते की तरह रचना बन जाती है। ये जो रचना बनती है मेरे दोस्तों, इसको अगर हम देखें तो दूर से ऐसा लगता है जैसे कोई मशरूम हो। ठीक है, मशरूम सब लोगों ने खाई होगी, बहुत पौष्टिक चीज है, मशरूम खानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि मशरूम की कई प्रजातियां मेरे दोस्तों, कुछ प्रजातियां खाई जाती हैं, कुछ प्रजातियां जहरीली होती हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ये जो बना है मेरे दोस्तों, ये कैसा बना है, कैसी रचना दिखाई दे रही है हमको, मशरूम जैसी रचना दिखाई दे रही है, कुकर मुत्ता जैसी रचना दिखाई दे रही है। इसको हम छत्रक शैल या छत्रक रॉक भी बोलते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं जूगेन में क्या होता है। देखिए जूगेन जो बनता है ऐसी जगह पर बनता है मेरे दोस्तों जहां पर परत दर परत एक के ऊपर एक परत हो। ठीक है, एक के ऊपर एक परत हो और उन परतों में अंतर हो मेरे दोस्तों, कहीं पर कोमल हो, कहीं पर कठोर चट्टान हो, कहीं पर कोमल हो, कहीं पर कठोर चट्टान हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां दिखा रखा है, यहां पर मेरे दोस्तों ये कोमल चट्टान है, यहां पर मेरे दोस्तों कठोर चट्टान है, ये एक के ऊपर एक परत के रूप में है। ठीक है, ये कोमल चट्टान है और ये कैसी मेरे दोस्तों, कठोर चट्टान है। ठीक है, और ये कैसी है मेरे दोस्तों, कोमल चट्टान है। अगर हम बात करें मेरे दोस्तों तो होता क्या है, जब हवाएं चलती हैं मेरे दोस्तों, तो हवाएं चलती हैं तो क्या होता है, वो कोमल चट्टानों को काटना शुरू कर देती हैं, कठोर को तो काट नहीं पाती। और ऐसी स्थिति में क्या रचना बनती है मेरे दोस्तों, इस तरीके की रचना बनती है और इसको हम दावात संरचना भी बोलते हैं। जूगेन को दावात की तरह दिखता है मेरे दोस्तों। दावात आप जानते होंगे, देखिए मैं इसका डायग्राम बना दूं दावात का। देखिए यहां पर कभी हमने देखा होगा मेरे दोस्तों, कुछ लोग जानते होंगे जो पुराने पढ़े हुए हैं। ठीक है, उसमें क्या होता था कि जैसे एक दावात होती थी जिसमें इंक भरी रहती थी, एक कलम होता था, हम उसमें जो है दावात को खोलते थे ढक्कन को और इंक में डुबोकर फिर हम लिखते थे मेरे दोस्तों। ठीक है, कॉपी पर, और एक लकड़ी की तख्ती होती थी उस पर भी लिखा जाता था। तो इस प्रकार की जो रचना होती थी इसको हम दावात बोलते थे, जिसमें इंक भरते थे। ठीक है, और हम अपना पेन डुबोकर लिखते थे। तो इसकी रचना भी दावात जैसी होती है मेरे दोस्तों। कैसी होती है, दावात जैसी होती है। अब इसमें हुआ क्या मेरे दोस्तों, ये जो कोमल वाली चट्टान है ये कट गई, ऊपर वाली जो चट्टान है मेरे दोस्तों कैसी है, कठोर है, वो नहीं कट पाई। तो बीच में क्या हुआ, ये एक ढक्कन सा बन गया और ये मेरे दोस्तों अगर देखोगे तो क्या बन गया, एक दावात जैसी रचना बन गई। दो दावातें होंगी, अगर हम यहाँ से बीच में लाइन खींच दे तो दो दावात होंगी। ठीक है, जूगेन कैसे होते हैं, दावात जैसे होते हैं। और कहाँ बनते हैं मेरे दोस्तों, जहां एक के ऊपर एक परत के रूप में चट्टानें पाई जाएं और उनकी जो संरचना में अंतर पाया जाए, कुछ कोमल हो कुछ कठोर हो। अब हम बात करते हैं यारडांग। देखिए यारडांग क्या होता है, यारडांग में अंतर यह है कि ये जो है मेरे दोस्तों क्या है, परत दर परत है। लेकिन यारडांग में क्या होता है, सीधी खड़ी यानी ऊर्ध्वाधर जो है चट्टानें होती हैं और उनमें अंतर पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि ऊर्ध्वाधर चट्टानें हैं, ठीक है, खड़ी हैं और इनमें अंतर क्या है, ये कठोर चट्टान है मेरे दोस्तों और ये चट्टान कैसी है, कोमल चट्टान है। ये कठोर चट्टान है, ये कोमल चट्टान है। ठीक है, ये कोमल है जो
मैंने ब्लू कलर की दिखा रखी है कोमल है, जो रेड कलर की है वो कठोर है। ठीक, अब होता क्या है मेरे दोस्तों, अगर ये हवा चल रही है, ठीक है, विंड चल रही है, आंधियां चल रही हैं, तूफान चल रहे हैं, क्योंकि आंधियां तूफान बहुत आते हैं ऐसी जगह पर जहां पर शुष्क प्रदेश होते हैं, और फिर जब उसके बाद मेरे दोस्तों ये इनके बीच से गुजरती है तो फिर क्या होता है, जो कठोर चट्टानें होती हैं वो तो खड़ी की खड़ी रह जाती हैं, और जो है मेरे दोस्तों जैसे मान लीजिए विंड गई, हवा गई, तो इनके बीच से क्या हुआ, जो कठोर चट्टानें हैं उनका तो अपर्दन नहीं हुआ, लेकिन जो मेरे दोस्तों कोमल चट्टानें हैं उनका अपर्दन हो गया। ठीक है, और अपर्दन हो गया तो इनमें नाली जैसी रचनाएं बन जाती हैं। ये अगर आप देखेंगे दूर तक नाली जैसी रचनाएं बन जाती हैं बीच बीच में। ठीक है, तो इसी को हम यारडांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, यारडांग बोलते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों इंसेल वर्ग क्या होते हैं। देखिए इंसेल वर्ग, हवाएं चल रही हैं मेरे दोस्तों, हवाएं चल रही हैं, कहीं से मिट्टी उठाकर कहीं डाल रही हैं, ठीक है, कहीं से रेत उठाकर, कहीं से बालू उठाकर कहीं डाल रही हैं। ठीक है, अब मान लीजिए या फिर कटान करके उन्होंने क्या बनाया है मेरे दोस्तों, एक मैदान बनाया है, लेकिन फिर भी मैदान तो बनाया है लेकिन फिर भी बीच बीच में क्या है, गुंबद के आकार, जैसे आपने देखा होगा किसी मेरे दोस्तों मस्जिद का गुंबद, या फिर किसी मेरे दोस्तों जैसे ताजमहल का गुंबद है, मकबरे का गुंबद है। ठीक है, और भी गुंबद होते हैं, गुंबद आकार संरचना बना लेते हैं लोग, अपने घरों पर भी बना लेते हैं। तो ये गुंबद जैसी जो रचना दिखाई दे रही है मेरे दोस्तों, ठीक है, ये बीच बीच में इस मैदान में कहीं कहीं दिखाई देते हैं, इन्हीं को हम इंसेल वर्ग कहते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहते हैं, इंसेल वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं ड्राई काउंटर। ड्राई काउंटर क्या होता है, देखिए ड्राई काउंटर में क्या होता है, हवाएं चल रही हैं मेरे दोस्तों तेजी से, आंधी भी है, तूफान भी हो सकते हैं, उसमें हवाएं भी होती हैं तेज स्पीड की। अब उसके साथ धूल भरी आंधी होती है या कैसी भी होती है, और जब वो मेरे दोस्तों कटान होता कैसे है, जो धूल भरी आंधी चलती हैं और जब वो धूल के कण किसी चट्टान से टकराते हैं तो उसके और कणों को तोड़ने की कोशिश करते हैं और इस तरीके से अपर्दन होता है। ठीक है, अब हम बात करें ड्राई काउंटर में क्या होता है, जब वो मेरे दोस्तों इस तरीके से हवाओं का रुख होता है कि इधर से भी चल रही है, इधर से भी चल रही है, और चट्टान ऊंची है। ठीक, इधर से भी विंड चल रही है, इधर से भी विंड चल रही है, चट्टान बीच में क्या है, ऊंची है। फिर उसके बाद वो इस तरीके से अपर्दन कर देगी इसका कि इधर से भी अपर्दन कर देगी, इधर से भी अपर्दन कर देगी और चिकने रूप में कर देगी। तो इस प्रकार जो है मेरे दोस्तों एक त्रिभुज के आकार की इस तरीके की रचना बन जाएगी जो आपको दिखाई दे रही है। इसी को हम ड्राई काउंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, ड्राई काउंटर। देखिए मेरे दोस्तों अब हम बात करते हैं जालीदार शिला की। देखिए मेरे दोस्तों अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अब मेरे दोस्तों बात करते हैं जालीदार शिला की। बात करते हैं मेरे दोस्तों जालीदार शिला में क्या होता है। देखिए इसका जो कंपोजिशन होता है मेरे दोस्तों, इस चट्टान का जो कंपोजिशन होता है उसमें क्या होता है, अनेक खनिज तत्वों से मिलकर बना होता है। इसकी संरचना में भिन्नता होती है। फिर उसके बाद जब मेरे दोस्तों यहाँ से हवा निकलती है, कहीं पर कठोर है, कहीं पर कैसी कमजोर है, कहीं पर बहुत ज्यादा कमजोर है, तो यहाँ पर कभी छोटे छेद भी हो सकते हैं, बड़े छेद भी हो सकते हैं, लेकिन जब हवा यहाँ से गुजरती है, पास होती है, तो इसमें छेद कर देती है। और जब छेद कर देती है मेरे दोस्तों तो अनेक छेद इसमें नजर आते हैं। किसमें, शिला में या रॉक में। और इस प्रकार की शिला को हम या रॉक को क्या कहते हैं, जालीदार शिला बोलते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं निक्षेपात्मक। यहाँ तक जो जितनी भी संरचनाएं थी मेरे दोस्तों वो अपर्दनात्मक थी। अब हम पढ़ते हैं निक्षेपात्मक संरचना में। सबसे पहले आता है बालू का स्तूप या सैंड डंस क्या होते हैं। देखिए मेरे दोस्तों आपने मूवी वगैरह में देखा होगा जहां पर रेगिस्तानी सीन होते हैं मेरे दोस्तों, मूवी वगैरह में रेगिस्तान के सीन होते हैं तो वहां पर आपने रेत के ऊंचे ऊंचे टीले देखे होंगे मेरे दोस्तों। ठीक है, अब जब रेत के ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं तो इनमें होता क्या है, देखिए जब हवाएं तेजी से चलती हैं वहां पर मेरे दोस्तों मैंने बताया था कि बरसात तो होती नहीं है, जो कि और ना ही पेड़ पौधे होते हैं ज्यादा। ठीक है, जैसे थार मरुस्थल है अपने भारत का, जैसे सहारा मरुस्थल है, जैसे गोबी का मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है मेरे दोस्तों कहाँ पर है, ये मंगोलिया में है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे जो है मरुस्थल हैं। वहां पर क्या होता है, वहां पर मेरे दोस्तों जब हवाएं चलती हैं तो जो रेत बालू होती है उसको उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान फेंक देती हैं और ऊंचे ऊंचे नीचे नीचे टीले बन जाते हैं। कहीं गर्त होगा, कहीं ऊंचा टीला होगा। जो ऊंचा टीला होता है इसी को हम बालू का स्तूप बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, बालू का स्तूप बोलते हैं। ठीक है, और ये कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। अगर रात को आपने कहीं देखा होगा तो अगले दिन कहीं और मिलेगा आपको सुबह, या फिर सुबह कहीं और देखा होगा तो शाम तक कहीं और मिलेगा बालू का टीला। और कहीं पर है बालू का स्तूप मेरे दोस्तों, बालू का स्तूप तो हो सकता है शाम तक ना रहे, क्योंकि हवाएं जो हैं ले जाती हैं उड़ाकर
और एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर फेंक देती हैं बालू को, ठीक है। अगर हम बालू का स्तूप की बात करें तो बालू का स्तूप में भी अनेक संरचनाएं होती हैं, जैसे लूनेट है, हेलवैक स्तूप है, तारा स्तूप है, सीफ है मेरे दोस्तों। तो ये सब जितने भी हैं ये इस बालू का स्तूप के ही रूप हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं बरखान, ठीक है। बरखान को पढ़ेंगे, लोएस मैदान को पढ़ेंगे, पेंडीमेंट को पढ़ेंगे, बालसन को पढ़ेंगे, प्लाया को पढ़ेंगे, बाजादा या बहादा को पढ़ेंगे। अभी जाना मत मेरे दोस्तों कहीं, अभी इनको पढ़ेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे दोस्तों। दोस्तों अब हम निक्षेपात्मक संरचनाओं में पढ़ रहे थे, बालू का स्तूप हमने पढ़ लिया था। अब हम पढ़ते हैं बरखान क्या होता है। देखिए ये भी बालू का स्तूप का ही एक रूप माना जाता है। इसमें होता क्या है मेरे दोस्तों, ये जो संरचना होती है ये अर्धचंद्राकार नजर आती है हमको। और ये होता क्या है, जब विंड चलती है मेरे दोस्तों तो जिधर हवा चलती है, जिधर हवा टकराती है मेरे दोस्तों, वहां पर ढलान क्या होता है, कम होता है। लेकिन जिस दूसरी साइड जिधर से हवा आ रही है उसके विपरीत साइड में अगर देखें, विपरीत जगह में देखें, विपरीत साइड देखें तो मेरे दोस्तों क्या होता है, वहां पर बहुत खड़ा ढाल होता है, ठीक। अगर हम बरखान की बात करें तो ये कैसा होता है, अर्धचंद्राकार होता है। और अगर इसकी बात करें मेरे दोस्तों तो इसके दोनों सिरे हमको ऐसे लगते हैं जैसे सींग हो। क्या हो मेरे दोस्तों, सींग हो, ठीक है। अगर हम बात करें दो बरखान के बीच में से मेरे दोस्तों, अगर दो बरखान बराबर बराबर हों तो क्या होता था, जैसे पहले लोग सौदागर लोग अपने ग्रुप बनाकर चलते थे मेरे दोस्तों, रेगिस्तानों में आपने देखा होगा, पुरानी मूवी वगैरह में, ठीक है, कुछ सीरियल वगैरह में देखा होगा, चलते थे और डाकू लूट लेते थे। तो वो जो निकलते थे मेरे दोस्तों इन बरखान से होकर नहीं गुजर सकते, ऊपर से नहीं गुजर सकते, क्योंकि यहां से तो ढलान सही है लेकिन नीचे डायरेक्ट क्या है, दूसरी साइड मेरे दोस्तों तुरंत जो है मेरे दोस्तों बहुत तीव्र ढलान होता है और यहां से गिरने के बाद समझ लीजिए मौत तो निश्चित है। अब बरखान में क्या होता है, अगर दो बरखान हो मेरे दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल एक बरखान ये है देखिए और एक बरखान ये है, तो इन दोनों के बीच के रास्ते से ही जो है पुराने सौदागर लोग अपना सामान लेकर जाते थे, ठीक। अब हम बात करते हैं, ये बरखान हो गया, ठीक है। अब लोएस मैदान की बात करते हैं। लोएस मैदान होता क्या है, देखिए लोएस मैदान बनते ऐसे हैं मेरे दोस्तों, मान लीजिए कोई मरुस्थल है, मरुस्थल से हवाएं अपनी जो है बालू मिट्टी वगैरह उड़ाकर लेकर आए और दूसरे स्थान पर जाकर फेंक दें, इकट्ठा कर दें और एक मैदान बना दें, उसी को हम लोएस मैदान बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए थार मरुस्थल है, ठीक है, थार मरुस्थल से जितना भी रेत है मेरे दोस्तों, मिट्टी है, मतलब बहुत सारा रेत मिट्टी, कोई तीव्र आंधी आए, आंधी आने के बाद कहीं से ले जाकर कहीं छोड़ दे, ठीक है, और एक मैदान बना दे और उस मैदान को हम क्या बोलेंगे, लोएस मैदान बोलेंगे। और ऐसी मिट्टी को मेरे दोस्तों, ठीक है, ये लोएस मैदान है। फिर उसके बाद जब वो मिट्टी डाल दी जाती है मेरे दोस्तों तो फिर क्या होता है, जल से क्रिया करके एक मिट्टी बनती है मेरे दोस्तों, उसी को हम लोएस मिट्टी बोलते हैं। जो लोएस मैदान में होती है उसी को हम लोएस मिट्टी बोलते हैं। ये मेरे दोस्तों पीले रंग की होती है। पीले रंग की क्यों होती है, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हो जाता है, उसके बाद ये पीले रंग की हो जाती है। अगर हम इसका उदाहरण की बात करें तो चीन का उत्तरी मैदान मेरे दोस्तों क्या है, चीन का उत्तरी मैदान क्या है मेरे दोस्तों, लोएस मैदान का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। क्योंकि जो गोबी मरुस्थल है, ठीक है मेरे दोस्तों, उसके ऊपर क्या है, मंगोलिया देश है। अब मंगोलिया में कौन सा मरुस्थल है, गोबी मरुस्थल है। वहां से गोबी मरुस्थल से जो है हवाएं, ठीक है मेरे दोस्तों, मिट्टी लेकर आई और उत्तरी चीन में लाकर छोड़ दी और एक मैदान बना दिया, उसको लोएस मैदान बोलते हैं। और इसी मैदान से मेरे दोस्तों हांगो नदी बहती है, जिसको हम पीली नदी भी बोलते हैं। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, अगली रचना है पेडीमेंट। पेडीमेंट को समझ लीजिए, देखिए कोई पर्वत हो सकता है, समझ लीजिए कोई पर्वत है या पठार है, या मेरे दोस्तों अभी हमने पढ़ा था मेरे दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था इंसेल वर्ग, ठीक है। अगर हम इंसेल वर्ग हो या फिर मेरे दोस्तों कोई पठार हो, ठीक है, जो गुंबदाकार रचना हमने पढ़ी थी अभी, इंसेल वर्ग या पठार हो, उसके अगर हम तल पर आएंगे, ठीक है, बिल्कुल पैरों पर, जैसे हम बोलते हैं पर्वतीय पाद बोलते हैं, ठीक है, तो हम जैसे ही उसके पठार या पर्वत से नीचे उतरेंगे, फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे हवाएं आई, हवा ने उसका क्षरण किया, क्षरण कर कर ये मिट्टी उसके पैरों के नीचे बिछा दी मेरे दोस्तों, ठीक है, तो उस मैदान को क्या बोलते हैं, उस मैदान को हम पेडीमेंट मैदान बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने मान लीजिए इसको पर्वत मान सकते हैं आप, या फिर पठार मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। इसका ये पैर है, ये मेरा दोस्तों, ये मान लीजिए पैर है, ठीक है, जो ठीक नीचे वाली जगह होती है उसको हम पर्वत पाद बोल देते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरे दोस्तों ये मिट्टी लाकर इसने यहाँ बिछा दी इसके पैरों के पास, ठीक है। ये जो मैदान है आप देख रहे हैं, इस मैदान को हम, ठीक है, पेडीमेंट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों,
पेडिमेंट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं बालसन क्या होता है। देखिए बालसन में ऐसा होता है कि मान लीजिए बहुत सारे पर्वत हैं, ठीक है, ये पठार भी हो सकते हैं, ठीक है, पर्वत चोटियां हैं, ठीक, इन पर्वत चोटियों के बीचों बीच क्या हो, जैसे कोई रचना बना दी जाए, मैदान बना दिया जाए, ठीक है, या कोई रचना है मान लीजिए बीच का भाग, इसको हम जो है जो पर्वत है मेरे दोस्तों किसी मरुस्थलीय भाग में हो सकते हैं, ठीक है, और पर्वतों के बीच की जगह को चारों तरफ से घेर रखा है पर्वतों ने, बीच की जगह को हम बालसन बोलते हैं, ठीक। अब बालसन के बाद हम पढ़ते हैं पिलाया या खारा जल। देखिए खारे जल की जो रचना होती है उसको सैलिनास बोलते हैं, और जो मेरे दोस्तों बिना खारे जल की होती है, होता क्या है, देखिए समझ लीजिए, ये बालसन है, बालसन में क्या हुआ, मान लीजिए कभी बरसात हुई, ठीक है, बरसात होने के बाद जब पर्वतों से मेरे दोस्तों इन चोटियों से जो है नदियां आएंगी, जो मेरे दोस्तों हम जानते हैं ऐसी जगह पर जो नदियां होती हैं वो साल भर पानी नहीं रहता, उनमें विशेष बरसात के मौसम में ही जब कभी बरसात होती है पानी आता है, फिर वो उसके बाद कटान कर लेकर आएंगे मेरे दोस्तों, और यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाए बीच में, और इस प्रकार एक अस्थायी झील बन जाती है मेरे दोस्तों। जब अस्थायी झील बन जाती है तो उसी अस्थायी झील को हम पिलाया बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पिलाया। अगर वो खारे पानी की है तो उसको हम बोल देते हैं सैलिनास। क्या बोल देते हैं? सैलिनास मेरे दोस्तों, ठीक है, सैलिनास बोल देते हैं खारे पानी की। पिलाया आप समझ गए होंगे, नदियां आई, नदियों ने जाकर जो है मेरे दोस्तों पानी इकट्ठा कर दिए बीच में और एक अस्थायी झील बन गई, उसी को हम पिलाया बोलते हैं। कहां पर बनती है? बालसन पर बनती है, बालसन की जगह पर बनती है। अब हम बात करते हैं बजादा या बहादा क्या होता है। देखिए बजादा या बहादा, देखिए पर्वत है, पर्वत के बाद हमने उसके जो मेरे दोस्तों क्या है, पैर हैं, पर्वतों के पैरों के पास, मतलब पर्वत का जहां से ढलान बंद हो जाता है बिल्कुल जस्ट बराबर में, उसको हम क्या बोलते हैं? पर्वत पाद बोलते हैं। वहां पर पेडिमेंट बना था कि नहीं? अब बना था, फिर उसके बाद पिलाया बना था, तो पेडिमेंट बना, पेडिमेंट के बाद ही तो कोई पिलाया आएगा, ठीक है, कोई पर्वत है, पर्वत के बाद पेडिमेंट बनेगा, पेडिमेंट के बाद एक पिलाया। अगर चारों तरफ से इकट्ठे हो जाएं, कई सारे पर्वत चारों तरफ से लग जाएं, चोटियां लग जाएं, फिर पेडिमेंट बनेगा। पेडिमेंट के बाद क्या बनेगा? एक पिलाया बनेगा, यानी झील बनेगी, ठीक। ये बात आप समझ में आ रही है। लेकिन अगर पेडिमेंट, ठीक है, पेडिमेंट के बाद और पिलाया से पहले जब ये कोई नदी उतरेगी, ठीक है, या कोई भी जो है पानी का झरना हो सकता है या पानी का कोई भी बहाव हो सकता है, ठीक है, वो जब उतरेगा तो उसके बाद क्या हुआ, ये जो एक पंखा जिसे हम जलोढ़ पंख पढ़े थे हम, ठीक है, नदी द्वारा निर्मित संरचना में जलोढ़ पंख पढ़ा था हमने, तो जलोढ़ पंख जो है बन जाते हैं, ठीक है, और जलोढ़ पंखों से मिलकर बनी रचना को वो उसको क्या बोलते हैं? हम बजादा या बहादा बोलते हैं। कहां पर? रेगिस्तानी भागों में, रेगिस्तानी इलाकों में या शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में, ठीक है। ये बनते कहां पर हैं? ये बनते हैं पिलाया से पहले और पेडिमेंट के बाद, पेडिमेंट और पिलाया के बीच में बनते हैं, ठीक है। ये पिलाया हो गया, यहां पर पेडिमेंट मान लीजिए, इसी को पेडिमेंट मान लीजिए, तो यहां पर जो रचना बनेगी मेरे दोस्तों पंखाकार, इसी को मान लीजिए क्या कह देंगे हम? इसी को हम बजादा या बहादा कह देंगे। तो मेरे दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूं, ठीक है। और मेरे दोस्तों जल्दी हम आगे पढ़ने वाले हैं पृथ्वी पर उपस्थित उच्चावच। उच्चावच में क्या होता है? कहीं पर आपको गर्त नजर आएंगे, कहीं पर पर्वत आएंगे, तो उसमें पर्वत में पठार, पर्वतों को पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों, पठारों को पढ़ने वाले हैं, मैदानों को पढ़ने वाले हैं मेरे दोस्तों, और हम बहुत सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं उच्चावच के अंतर्गत। तो अगली क्लास भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लासें भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मेरे साथ जुड़े रहिए, जुड़ जाइए और लोगों को जोड़िए मेरे दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस कंटेंट का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंच जाना चाहिए मेरे दोस्तों, और भूगोल हर व्यक्ति तक पहुंच जाना चाहिए। ऐसा नहीं है मेरे दोस्तों कि कंपटीशन वाले ही पढ़े, एक जनरल नॉलेज वाले भी, जो एक सामान्य व्यक्ति है जो केवल नॉलेज लेना चाहता है अच्छे से, वो भी इस चीज को पढ़ सकता है मेरे दोस्तों। और देखिए नॉलेज कभी भी बेकार नहीं जाती है, यानी ज्ञान कभी भी बेकार नहीं जाता है। ज्ञान जहां से मिले वहां से बटोर लेना चाहिए, ज्ञान जहां से मिले वहां से बटोर लेना चाहिए, और ज्ञान बांटने से बढ़ता है। ये ऐसी चीज है मेरे दोस्तों, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ऐसी चीज केवल एक ही है, ज्ञान है जो केवल बांटने से बढ़ता है। तो मेरे दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, और इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।